देखो, हर बच्चे की लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जब वो ये डिसाइड करता है कि अब से ना मैं अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सिर्फ बेटर डिसीजंस लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, और ये रियलाइज करता है कि ओह, दिस इज व्हाट अडल्टिंग इज। एंड इफ दैट्स द केस फॉर यू, हाय, माय नेम इज प्रिया एंड दिस इज द वीडियो फॉर यू। क्योंकि आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट हम कुछ ऐसे कॉमन और इनफेमस लीगल ट्रैप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस वीडियो के बाद आप आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अपने पेरेंट्स को साथ में बिठाकर लेने चाहिए बेटर लाइफ एक्सपीरियंस के लिए। साउंड्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है कि इस पूरी ही वीडियो को मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जोड़ते हुए बनाई है। तो हर एक पॉइंट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब मैंने कौन सी मिस्टेक की है, कब कौन सा ब्लंडर किया है। पर आपको ना ये नहीं सोचना है कि यार प्रिया तो कितनी गलतियां करती है, बल्कि ये चीज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये सिली मिस्टेक्स ना आप रिपीट ना करें। तो सबसे पहली चीज आपको फटाफट से कर लेनी है वो ये इंश्योर करना है कि आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के जो भी मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ के लिए इंटरनेट बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 10th और 12th की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि एक्सपायर होता है जिसे रिन्यू कराना पड़ता है, ये सारे ही मेजर डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेटेड हो, सही इंफॉर्मेशन हो, सही फॉर्मेट में हो और सही स्पेलिंग हो। मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ। जब मैं अपना खुद का पासपोर्ट बनाने गई थी तो मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। उसमें हमने देखा कि मेरे जो फादर की नेम की स्पेलिंग है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, डबल ओ और यू की। पर इस एक गलती की वजह से पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे फादर के लिए जब हम एक इंपॉर्टेंट चीज प्रोक्योर करने गए थे तो ये देखा कि वो ना बाकी सारे फॉर्म्स में सेम फॉर्मेट यूज करते थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल में उन्होंने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का फॉर्मेट यूज किया था, जिस वजह से भी पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ा। तो आगे जाकर अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करने वाले, चाहे वो पासपोर्ट हो या इंश्योरेंस हो, ये मेक श्योर करें कि घर पे सभी ही लोगों की सारे ही चीजें अवेलेबल हो, सही फॉर्मेट में हो और अपडेटेड हो। और इन केस कहीं पर भी आपको कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करवानी हो, अमेंड करानी हो, तो तुरंत इस वेबसाइट पर जाए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सही डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराएं। एक चीज मैं आपको और ऐड करवाना चाहूंगी कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए और कन्वीनियंस के लिए भी घर पे सभी मेंबर्स के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल उनकी डुप्लीकेट्स बना के रखे, उन्हें सेपरेट फोल्डर में बना के एक डेडिकेटेड स्पेस पर अवेलेबल रखे और घर पे सबको बता दे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी कि इंश्योरेंस के पेपर, सारे ही पेपर्स कहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और हैसल फ्री लाइफ के लिए, कन्वीनियंस के लिए, चाहे आपके फोन में 128 GB का स्टोरेज हो या 256 GB का स्टोरेज हो, डिजी लॉकर डाउनलोड करें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एट हैंड रखें। आज भी मेरे घर पे जब मेरे पेरेंट्स एयरपोर्ट के लिए जा रहे होते तो ढूंढ रहे होते कि आधार कार्ड आए, अरे डिजी लॉकर है, यू कैन बी कन्वीनियंट, लिव अ हैसल फ्री लाइफ। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब दूसरा और बहुत ही बड़ी गलती जो हम ये करते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर बिना पढ़े बस कैजुअली साइन किए चले जाते हैं, या इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पर बिना पढ़े आई अग्री बटन दबाते रहते हैं। ऐसे में आपको ये सोचना है कि जितना छोटा फॉन्ट का साइज होगा उतना ज्यादा लीगल या फाइनेंशियल रिस्क के चांसेस। समझाती हूँ। अब ये वाला जो ट्रैप है ना, इसमें आप, मैं, हमारे पेरेंट्स सब फंसते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी योजना से संबंधित टर्म्स एंड कंडीशंस हम ध्यान से तो क्या पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि आज तक अगर शर्मा जी के पापा जी और बेटे जी का कोई नुकसान नहीं हुआ तो आगे हमारा भी नहीं होगा, है ना? गलत। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का और एक बड़ी गलती करने से बचते हैं। तो मेरा हॉस्पिटल बिल पेमेंट का जो भी लिमिटेड एक्सपोजर है, उससे मुझे एक चीज ये समझ में आई है कि किसी का भी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना हॉबी नहीं होता, किसी को भी टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ना होता। लेकिन आप चाहे लीगल फील्ड से हो ना हो, किसी भी पॉलिसी में 2-3 टर्म्स पर भी ध्यान दोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोपे क्लॉज को पढ़ना। तो कोपे क्या होता है? लोगों को क्या लगता है कि अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो आगे जो भी मेडिकल बिल्स होने वाले वो पूरा का पूरा कंपनी पे करेगी। अब यहाँ पे वो गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कोपे का क्लॉज नहीं पढ़ते। तो कोपे क्या होता है? ये एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है कि किसी भी बिल में आपको कितना फिक्स्ड अमाउंट पे करना होगा और उसके बाद बचा हुआ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोपे अमाउंट है 10% का और आपका मेडिकल बिल आता है 10 लाख का, तो उस हिसाब से आपको पहले 1 लाख रुपए पे करने होंगे और फिर बचा हुआ जो अमाउंट है वो कंपनी पे करेगी।
तो कोपे का ये क्लॉज होता है जो बहुत आसान होता है समझना, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा टर्म जिस पर हमको ध्यान देना है वो है वेटिंग पीरियड का। एग्जांपल के लिए मानिए कि इंसान है जिसे डायबिटीज है और उसने हेल्थ इंश्योरेंस ली। अब अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि डायबिटीज के लिए यूजुअली वेटिंग पीरियड होता है 1 से 3 साल का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेटिंग पीरियड का टर्म है 1 से 3 साल का, ये कंप्लीट करने के बाद ही आप कोई भी डायबिटीज रिलेटेड क्लेम बेनिफिट अवेल कर सकते हो। तो आपकी पॉलिसी में अलग अलग डिजीजेस के लिए क्या वेटिंग पीरियड है ये जरूर चेकआउट करिएगा। तीसरा टर्म जिस पर आपको ध्यान देना है वो है रूम रेंट कैपिंग। तो ये ना मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कोई भी इंश्योरर पे करता है। अब इसमें कैच ये होता है कि अगर आपकी पॉलिसी में एक मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है रूम रेंट की और आप वो क्रॉस करते हुए रूम लेते हैं तो जो भी सरप्लस अमाउंट होता है वो आपको प्रोपोर्शनली पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 पर डे वाला रूम लिया 10 दिन के लिए और बिल आया 1 लाख का, लेकिन आपकी पॉलिसी में जो मैक्सिमम लिमिट थी रूम के लिए, रूम रेंट के लिए, वो थी 5,000 रुपए पर डे, तो आपका इंश्योरर आपको मैक्सिमम 50,000, 10 दिन का 5,000, 50,000 रुपए पे करेगा। जो बचा हुआ है वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। तो रूम रेंट कैपिंग चेक कर लीजिएगा। अब ना बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती है जिनके टर्म्स एंड कंडीशंस अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें जो एजेंट्स होते हैं ना वो भी हमको हिडन क्लॉजेस एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहे होते या नहीं करना चाहते, वॉट एवर द रीजन। और सही इंफॉर्मेशन पाने के लिए अगर आप इंटरनेट पे चले जाओ तो फिर आपको इतने स्पैम कॉल्स आएंगे, इतने एसएमएस आएंगे, इतने मिसलीडिंग आते हैं कि किसी को भी ट्रस्ट इशू हो जाए। ऐसे में अगर मैं आपको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म बताऊं जिसमें आपको सच में हेल्प होगी, दैट इज डिट्टो। और अगर आपको मैं डायरेक्टली बताऊं कि क्यों आपको डिट्टो से इंश्योरेंस लेना चाहिए तो मैं आपको 3 रीजन बताती हूँ। एंड थर्ड इज द रीजन व्हाई आई रिस्पेक्ट इट सो मच। पहला है क्लेम सपोर्ट। तो मानो कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, मतलब आपको कुछ खर्चा हुआ और आप इंश्योरेंस वाले को बोल रहे हो कवर करो, और अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो डिट्टो के केस में वो आपको एडवाइजर प्रोवाइड करते हैं जो आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है और अपील फाइल करने में भी मदद करता है। दूसरा है अनबायस्ड एडवाइस। तो डिट्टो के केस में जो एडवाइजर होगा वो आपकी सारी नीड समझते हुए आपको एक नहीं बल्कि मल्टीपल पॉलिसीज रेकमेंड करता है और आप अपनी नीड के हिसाब से आपके लिए बेस्ट सूटेड पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा जो मुझे सबसे अच्छा रीजन लगता है वो है स्पैम फ्री एडवाइस। तो आपको ना कोई भी फालतू के मार्केटिंग कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स नहीं आते। एक ट्रस्टेड एडवाइजर आपकी नीड के हिसाब से आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड दैट्स इट। इनफैक्ट अगर आप कहीं और से या डायरेक्ट भी अगर इंश्योरेंस लो तो हो सकता है कि आपको प्राइस सेम ही मिले, लेकिन डिट्टो के थ्रू इंश्योरेंस लेने से ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये स्ट्रेस फ्री हो जाता है और सीमलेस हो जाता है। एंड द रीजन आई लाइक इट सो मच मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पहला, अनबायस्ड एडवाइस मिलती है, आपके लिए क्या बेस्ट प्लान है ये चूज करने में पूरी हेल्प मिलती है और ज्यादा और बेहतर सपोर्ट भी मिलता है। तो डिट्टो की मदद लीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिस पर आपको घर वालों को आराम से बैठाकर डिस्कशन करना चाहिए ताकि आगे जाकर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन फेस ना करना पड़े। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमिनी अपॉइंट करना, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, आपका म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, इन सारी ही चीजों के लिए नॉमिनी अपॉइंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक गलत फहमी है, एक मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने अपने बैंक अकाउंट पे एक नॉमिनी अपॉइंट कर दिया तो आगे जाकर ये जो सारे फंड्स है वो नॉमिनी के हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉमिनी का क्या काम होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 4 बच्चे हैं तो नॉमिनी का काम होता है आपके फंड्स को आगे ट्रांसफर करना, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना। नॉमिनी का सब कुछ नहीं हो जाता, उसका बस ये काम होता है। तो इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए नॉमिनी अपॉइंट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉमिनी अपॉइंट नहीं करते तो क्या होगा? तो आपके बाद जो भी लोग रह जाते, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे जो भी हो जाते, फिर उन्हें एक लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इन फंड्स को एक्सेस करने के लिए। अब इसी तरीके से दूसरा टॉपिक जिस पर आपको बात करनी चाहिए वो है विल की। अब विल के सिलसिले में जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि वो इसे बनाते ही नहीं है। और आपको पता है विल बनाने की कोई एज लिमिट नहीं होती। अगर आप 18 साल के ऊपर के हैं तो आप अपनी विल बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरू भाई अंबानी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने अपनी कोई विल नहीं बनाई थी, जिस कारण इंडिया का एक बड़ा लीगल कॉर्पोरेट बैटल स्टार्ट हो जाता है जिसमें धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे आपस में लड़ने लग जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल पाने के लिए। और ये सिर्फ इनके साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, नॉर्मल इंडियन फैमिलीज में भी होता है जहां प्रॉपर्टी के चक्कर में डिस्प्यूट्स होते हैं और केसेस कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है और उन्होंने अपनी विल नहीं बनाई है तो उसकी क्या मर्जी थी तो पता नहीं चल सकता। तो फिर क्या होता है?
तो फिर उस इंसान के रिलीजन के हिसाब से इंडिया में जो भी सक्सेशन के लॉज है, डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट लॉज है, उस हिसाब से प्रॉपर्टी को बांटा जाता है। अब यहीं पर एक और टाइप की विल होती है जिसे हम लिविंग विल कहते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि ये नॉमिनी विल, लिविंग विल, इन सारे टॉपिक्स के बारे में अपने घर वालों के साथ बात करना बहुत ऑकवर्ड होता है। हमें लगता है जब सब कुछ इतना परफेक्ट चल ही रहा है तो इन सारी चीजों के बारे में बात करके नेगेटिविटी क्यों फैलाना। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम कोई घर बना रहे होते हैं, ऑफिस बना रहे होते हैं, तो भी हम वर्स्ट सिचुएशन का सोचते हुए फायर सेफ्टी का इंतजाम करते हैं ना, कि कभी अगर नौबत पड़ जाए तो भी ये सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम नेगेटिवली भी ले सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टिवली भी ले सकते हैं। तो अगर जरा सा ऑकवर्डनेस हटाकर हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करेंगे तो आप फैमिली को एक बेटर पाथ पर ही लेके जा रहे हैं। बस इस माइंडसेट से इन चीजों को सोचिए, नेगेटिवली नहीं सोचिए। तो लिविंग विल क्या होता है? इंडिया में हर एक अडल्ट इंसान अपना खुद का एक लिविंग विल बना सकता है, वर्स्ट सिचुएशन को सोचते हुए कि अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेन इंजरी हो जाए, या कोई एक ऐसी हेल्थ कंडीशन हो जाए जिसमें आप खुद के लिए मेडिकल डिसीजंस ना ले पाए, उसमें आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप वेंटिलेटर पे रहना चाहेंगे कि नहीं रहना चाहेंगे? क्या आप कोई सर्जरी कराना चाहेंगे? नहीं, बेसिकली क्या आप एक ऐसी सिचुएशन में मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहेंगे या उसे विड्रॉ करवाना चाहेंगे? ये चीजें स्पेसिफाई करते हुए आप लिविंग विल बनाते हैं, जिसमें आपको विटनेसेस के साइन लगते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का भी साइन लगता है, और ये डॉक्यूमेंट इंडिया में लीगल होता है। लेकिन अगर आप ये चीज बना लेते हैं ना, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपके घर वालों के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। किस सेंस में? कि उन्हें कोई गिल्ट नहीं होता कि वो आपके बिहाफ में गलत डिसीजन ना ले ले। तो ये वाली चीज भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया में हर साल 7% से ज्यादा लोग गरीबी की ओर चले जाते हैं हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के कारण। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी एक रीसेंट न्यूज में पता चला कि एमपी के एक हॉस्पिटल ने सिर्फ बिल नॉन पेमेंट के कारण एक 60-year-old पेशेंट को बेड से बांध दिया था। तो यहाँ पर मैं ना आपको दो चीजें बताना चाहूंगी जो आप एज अ मैटर ऑफ राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला तो 2018 में क्लियर किया गया था और इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की एक रूलिंग भी है कि कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को, चाहे वो अलाइव हो या डिसीज्ड हो, उसे बिल नॉन पेमेंट के कारण डिटेन नहीं कर सकता। ये इलीगल होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इमरजेंसी सिचुएशन, चाहे वो हार्ट अटैक हो, एक्सीडेंट केसेस हो, ब्रेन इंजरी हो, इन केसेस में हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, चाहे उस पेशेंट के पास पैसे हो या ना हो। तो इन दो चीजों को तो आप एज अ मैटर ऑफ राइट एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। हमारे इंडिया में ना हेल्थ इश्यूज को लेके ट्रस्ट इश्यूज इसलिए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, घर वालों के साथ ओपन डिस्कशन करें इन सारी चीजों को लेके, क्योंकि इन सारी चीजों को इग्नोर करके, अवॉइड होकर कुछ नहीं होना है। जब ओपन डिस्कशन होगा ना तो चीजें बेटर मैनेज होंगी। और एक बेटर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर आपको स्पैम फ्री एडवाइस चाहिए, अनबाइज्ड एडवाइस चाहिए, बेटर सपोर्ट चाहिए, तो डिट्टो को आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। डिट्टो की सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया और काम का सीखने को मिला हो। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।